आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। वीडियो लास्ट तक देखना है। सभी क्वेश्चन 3, 4 और 2 अंक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। तो आपको पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। तो आपको ये जरूर पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। ऊष्माधारिता, इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेने। बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर तैयार करके जाना है। बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आसानी से दिया गया है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ एक त्रिविम हाइड्रोजन आवंतित संरचना है। इस प्रकार से आप पूरा इसका आंसर यहाँ तक देख लेंगे। यहाँ पे साधारण बर्फ की संरचना बनी हुई है और इसका आंसर आप देख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दहन ऊष्मा किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हम दहन ऊष्मा की परिभाषा भी देख रहे हैं और साथ में नीचे उपयोग भी देखेंगे। तो दहन ऊष्मा निश्चित ताप व स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल की ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करने पर जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसी यौगिक की दहन ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पे इसका उदाहरण भी आसानी से दिया गया है। आपको सभी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दहन ऊष्मा के उपयोग ये भी आप याद करेंगे। कोई 2 या 3 उपयोग आप जरूर याद कर लेंगे। ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान ज्ञात करने में दहन ऊष्मा का उपयोग किया जाता है और दहन ऊष्मा का उपयोग यौगिकों की संवहन ऊष्मा के निर्धारण में भी किया जाता है और यौगिकों में संरचना निर्धारण में किया जाता है। भोजन की कैलोरी मूल्य के परिकलन में भी किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, दहन ऊष्मा। अगला है N+1 नियम क्या है। आपको ये जरूर करके जाना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में मिल सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकीय क्वेश्चन है, आपको जरूर याद कर लेना है। इसे N+1 नियम के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। N+1 लिखा है यहाँ पे, आप ये अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डी कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में। तो आपको ये जरूर याद करके जाना है कि डी कक्षक की आकृति जो होती है द्विडंबलाकार होती है। जल्दी से इसे याद कर लीजिए अभी और जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। और कक्षकों की आकृति, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है और भी साथ में आसपास के आप देख लेंगे। तो आपको सभी अच्छी तरीके से देख लेना है। जीमेन प्रभाव क्या है। देखिए जीमेन प्रभाव यहाँ पे पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। जीमेन प्रभाव इस घटना को जयमान, यहाँ पे जीमेन लिखा हुआ था, ये यहाँ पे रॉन्ग है, जीमेन प्रभाव कहते हैं। और इसको देखने के लिए यानी आपको 10 माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आवश्यक रेखाओं का घटकों में विभाजन होता है, इसे ही हम रमन प्रभाव कहते हैं, जीमेन या रमन प्रभाव कहते हैं। तो आप इसे देख लेंगे। परमाणु या एवं आयन में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिए। 3 अंक में पूछा जा सकता है, 3 या 4 अंक में पूछा जाए तो आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं सभी के अंतर। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है जबकि आयन पर धनावेश या ऋणावेश होता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जबकि आयन में प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। तो आप सभी अंतर यहाँ पे देख लेंगे। 7 अंतर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप यदि कोई 5 भी याद कर लेते हैं तो 4 या 3 अंक में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसे लिख देंगे और आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आप अच्छे से तैयार कर लें इसे। अगला है आपका कक्ष और कक्षक में कोई 4 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 अंतर पूछ रहा है, आपको 4 ही याद कर लेने हैं क्योंकि 4 अंक आपका 4 अंक में आए तो आप पे पूरे बन जाएं और पूरे अंक मिले। यहाँ पे पहला अंतर इस प्रकार से दिया गया है, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस प्रकार से 2 अंतर यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाते हैं और 2 अंतर हम आगे देख लेंगे। देखिए ये रहे आपके अगले 2 अंतर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एक तल में गति को प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉन के वेग को त्रिविमीय क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। तो आप ये चारों अंतर यहाँ पे देख लेंगे।
तो आप ये अंतर जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोल किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोल। तो आपको इसे जरूर तैयार कर लेना है। छोटे अंक में पूछा जाएगा, 2 अंक में शायद पूछ लिया जाए। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। मोल एक निश्चित संख्या, एक यूनिट होती है। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं मोल को। आप मूल जरूर याद करके जाएंगे। मूल की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, देखिए वो अलग परिभाषा थी, इस प्रकार से भी आप मूल की परिभाषा लिख सकते हैं। परमाणु, अणु, आयन और छोटे कणों की एक निश्चित संख्या को बताने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं, तो उसे हम मोल कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे मोल का उदाहरण दिया गया है, जैसे 1 मोल CO2 में कितने अणु होते हैं, तो मोल का उपयोग यहाँ पे इस प्रकार से किया जा रहा है, इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में ही क्यों घूमते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेंगे इसे। सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का निश्चित कक्षा ही होना, यानी कि एक ही कक्षा में, अपनी ही कक्षाओं में क्यों घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको दर्शाया गया है और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। डी ब्रोगली समीकरण 2 अंकीय क्वेश्चन है। छोटे यदि डी ब्रोगली समीकरण पूछा जाता है तो 2 अंक में पूछा जा सकता है, और इसे समीकरण के शायद पूरा हल करना तो वो 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो आपको डी ब्रोगली समीकरण याद कर लेना है। सवाल है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक है जो पूरी तरह से प्रतिक्रिया में उपयोग किया जाता है और इस प्रकार यह निर्धारित करता है कि प्रतिक्रिया कब रुकती है। सीमित अभिकर्मक वह है जो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में आंसर भी दे रहा हूँ। तो सार्थक अंक, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देख लेंगे जिनके सार्थक अंक आपको निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको ऐसा अंक वो क्वेश्चन जरूर ही याद कर लेना है कि संख्या दी गई होती हैं, उसमें पूछता है क्वेश्चन की सार्थक अंक कितने हैं ज्ञात कीजिए, तो आपको वो भी हल करके सीख करके जाना है। यहाँ पे मैं आपको सार्थक अंक की परिभाषा केवल बता रहा हूँ। जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो इसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों की सहायता से लिखा जाता है। अतः किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद करके जाना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, और आपको ये भी पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप ये भी याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप इसकी पूरी परिभाषा यहाँ पे देख लेंगे, और यहाँ पे संतुलित करने का जो नियम है वो यहाँ पे दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ मास का उपयोग किया जाता है इसे संतुलित करने के लिए। तो आप ये दोनों याद कर लेंगे। और आगे है हमारा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हम आगे देख रहे हैं। किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संतेष्ट या बंडल में होता है। इन छोटे पैकेट्स को या बंडल को हम क्वांटम कहते हैं, जिनमें ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लैंक का ये नियम हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा क्वांटम। हुंड का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद कर लेना है। हुंड का नियम, गुणित अनुपात का नियम भी आप देख लेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। हुंड के नियम को आपको जरूर याद करके जाना है। किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। तो आपको जरूर याद कर लेना है हुंड का नियम। संक्रमण तत्व क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विशेषताएं भी आप याद कर लेंगे। यहाँ पे संक्रमण तत्व के बारे में पूरा दिया गया है, वर्णन किया गया है, तो आप ये जरूर पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से इसे याद कर लेंगे। संक्रमण धातुएं क्या हैं, और साथ ही आप अंतर संक्रमण तत्व भी सीख करके जाएंगे। इनकी विशेषताएं आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आपको जरूर ही इन्हें याद करके परीक्षा में जाना है। और यदि आप और विषयों के इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलते रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए। तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।